सब गोटा के प्रणाम। हम अजीत झा। जैसा कि आप जानते हैं, रविवार रात 9 बजे हमने तय किया है कि हर रविवार को हम मिथिला की बात करेंगे। आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि यह चर्चा इतनी बौद्धिक न हो कि आम लोगों की समझ से परे हो जाए या फिर वो व्यवहारिक ही न लगे, जमीन पे उसका असर ही न दिखता हो। सहज सरल तरीके से दो तरफा संवाद में हमारा विश्वास है। इसलिए हमने तय किया है कि मिथिला के विभिन्न पहलुओं को टटोलने से पहले आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं, पहले संस्करण में हम आपको सोच की उस प्रक्रिया से अवगत करा सकें जिससे गुजर कर हम यहाँ पहुँचे हैं। उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करें जो बेहद सामान्य है। इसके बाद आने वाले हफ्तों में हम एक एक कर मसले उठाएंगे, विस्तार से उन पर विमर्श करेंगे। हम केवल समस्या की बात करने नहीं आए हैं, समाधान की तलाश में विमर्श करने आए हैं। उसमें राजनीति, समाज और व्यक्ति की जिम्मेदारी स्पष्ट करने आए हैं। आज जो हमने शुरुआत की है, इस पहल को लेकर एक समूह 2017 में पहली बार एकमत हुआ था। इस समूह में कुछ नौकरशाह, कुछ पत्रकार, कुछ कॉरपोरेट जगत से जुड़े लोग और कुछ प्रवासी हैं। इन सब की जड़ें मिथिला में से जुड़ी हुई हैं। बीते 4 साल में हम ये विचार लेकर बहुतेरे ऐसे संगठनों के पास गए जो मिथिला मैथिली के नाम पर काम करने का दम्भ भरते हैं, या ऐसे लोगों के साथ ये विचार साझा किया जो मिथिला मैथिली के लिए कुछ काम करने की बात करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे विचार को लेकर इन व्यक्तियों ने या इन संगठनों की जो प्रतिक्रिया थी वो निराशाजनक रही थी, पर सत्य यही है कि इनमें से किसी ने भी इसको लेकर पहल नहीं की। आखिर में हमने तय किया कि कहीं से तो शुरुआत होनी है और किसी न किसी को तो यह करनी होगी, तो हमने तय किया कि अब हम खुद ही इसकी पहल करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑप इंडिया से जुड़ा हुआ हूं। मेरी रोजी रोजगार की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं। इसे पूर्णकालिक तौर पर कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर भी हमने इस उम्मीद से शुरुआत की है कि शायद इसके बाद वे लोग ही आगे आकर इसे बढ़ाएंगे जिन्होंने पहले तो उत्साह दिखाया पर किसी कारणवश वो इसकी शुरुआत नहीं कर पाए। इस शुरुआत के पीछे 2 बच्चियों का बड़ा हाथ है और मैं विशेष तौर पे उनके नाम का उल्लेख करना चाहता हूँ। ये हैं श्रेया झा और वैष्णवी। मैं तकनीकी तौर पे इतना पंगु आदमी हूँ कि अगर ये दोनों नहीं होती, इनकी मेहनत नहीं होती, तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो भी संभव नहीं था। अच्छी बात यह है कि हम ऐसे समय में शुरुआत कर रहे हैं जब मिथिलावाद के नाम पर पनपा वसूली गैंग अपना सदस्यता अभियान चला रहा है। उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कुलांचे भर रही है। छात्र राजनीति के नाम पर गुंडई का नया संस्करण अपने उफान पर है। हम ऐसे वक्त में शुरुआत कर रहे हैं जब मिथिला में चूल्हा से ज्यादा मिथिला विभूति हैं। मिथिला, मैथिली, पाग, मखान की माला, विद्यापति जैसे कुछ एक नामों के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई है। इसको लेकर भ्रम है कि मिथिला मैथिली के नाम पर चल रहे संगठन आखिर करना क्या चाहते हैं। आम लोगों की नज़र में ऐसे संगठनों की चंदाखोर से अधिक की छवि नहीं बची हुई है। स्वयंभू नेताओं को छोड़ दे तो ऐसा कोई नेता नहीं दिखता है मिथिला में, या आप यूं कहें कि मिथिला ऐसे नेता से विहीन है जिसके लिए कहा जा सके कि उसकी आवाज मिथिला के बहुसंख्यक लोगों की आवाज है। ऐसे में आप कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमने भले ही आने में देर कर दी हो, पर चीजों को दुरुस्त करने आए हैं। हमें आने में समय लगा है, लेकिन हम सुबह के भूलों को शाम के वक्त घर लौटा लाने को आए हैं। अब बात उस सवाल की जो हमसे कई लोग पूछ चुके हैं कि मिथिला की बात हिंदी में क्यों, जबकि मैथिली खुद इतनी समृद्ध भाषा है। वो जो आपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से हमने जो चुना है आपके बीच पहुंचने का, वो उस चैनल का नाम अंग्रेजी में क्यों? इसके 2 कारण हैं। पहला, हम मिथिला को या मैथिली को सिर्फ जो मैथिली बोल पाते हैं उन तक ही सीमित करके नहीं रखना चाहते। हम उसका दायरा बढ़ाना चाहते हैं, गैर मैथिल तक पहुंचना चाहते हैं कि वे हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारी धरोहरों से परिचित हों।
हम चाहते हैं कि उनके लाभ का विमर्श, उनके जो अनुभव है उसका लाभ हम उठाएं अपने विमर्श को समृद्ध करने में, अपनी हमारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान तलाशने में। हम चाहते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह को जानने वाले लोग यह भी जानें कि उनके गुरु कौन थे। हम चाहते हैं कि लोग यह जानें कि स्वतंत्रता संग्राम में हमारा क्या योगदान रहा है। हम चाहते हैं कि लोग जानें कि हमने कौन से युद्ध लड़े हैं, हमने कैसे युद्ध लड़े हैं, हमने कितने बलिदान किए हैं। हम चाहते हैं कि वे लोग समझें कि पग पग पोखरी माछ मकान ही मिथिला नहीं है। उन्हें एहसास कराना चाहते हैं कि आप यदि मिथिला को नहीं जानते तो फिर आप इस देश की संस्कृति के एक बड़े हिस्से से कटे हुए हैं। दूसरा, हम उन मैथिलों तक भी पहुंचना चाहते हैं जो मैथिली नहीं जानते, यानी मैथिली बोलने में सहज नहीं है। हमारे सामने रोज कई ऐसे उदाहरण आते हैं जब सामने वाला कहता है कि वो मैथिली समझ तो लेता है पर बोल नहीं पाता। हमारा मानना है कि यदि हम अपनी बात इन लोगों तक पहुंचाकर उनके मन में उत्सुकता जगा पाए अपनी जड़ों को लेकर, तो वो खुद ब खुद उस जड़ से जुड़ जाएंगे, मैथिली भी सीख लेंगे, कम से कम बोलना तो यकीन। हम ये हवाई बातें नहीं कर रहे, हमारे पास इसके उदाहरण हैं। मैं एक घटना आपको बताता हूं, साल 2016 की बात है। एक लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ उस साल, उससे मेरा संपर्क हुआ। वो मिथिला के उसी इलाके से रहने वाला है, उसी इलाके का रहने वाला है, मधुबनी जिले का, जहां से मैं आता हूं। हम दोनों का संपर्क हुआ, हमारी बातें शुरू हुई। उसने मुझे बताया कि उसके पिता ही आकर दिल्ली बस गए थे और जड़ों से कट गए, गांव आना जाना बेहद कम था, और ये लड़का जो था वो एक आध बार गांव गया था, पर उसकी स्मृतियों में मिथिला कहीं नहीं थी। उसे गांव नहीं याद थे, उसे हमारे खान पान व्यवहार संस्कृतियों के बारे में पता नहीं था, और जबकि वो दिल्ली में रहता है तो यहाँ की चीज़ों से बहुत बेहतर ढंग से परिचित था। तो हम बात करते गए, हमें संवाद होते गया। करीब 1-1.5 साल बाद एक रात उसने मुझे मैसेज किया। मैं चौंक गया, क्योंकि उस मैसेज में लिखा था कि उसने इच्छा जाहिर की कि वो मिथिलाक्षर, उसने कहा कि मैं मिथिलाक्षर सीखना चाहता हूं और आप मेरी मदद करिए। आज वो लड़का मैथिली बोलता है, गांव जाता है, जो माता पिता जमीन से कट गए थे वो भी अब गांव जाते हैं। वो लड़का इतना अवेयर है मिथिला के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में जानने को लेकर उत्सुक है कि उसके पास कई मधुबनी में क्या चल रहा है, दरभंगा में क्या चल रहा है, सहरसा, सुपौल, मधुपुरा, सीतामढ़ी, यहाँ जनकपुर वगैरह, वो उसके पास वो सूचनाएं हैं। वो इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। तो ये जो एक अनुभव है जिससे हमने देखा कि अगर आप उत्सुकता जगा देते हैं तो आप चीज़ों को जो चाहते हैं आप, वो नतीजे मिलते हैं। और ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण हमारे पास हैं, ऐसे अनुभव आपके पास भी होंगे। इसलिए हमने तय किया है कि जो ऐसे लोग हैं उनको हम दुत्कारेंगे नहीं, धुर महाराज मैथिली बाजा नहीं आ गई है, बाप दादा के नाम बुरा दिलिए, नहीं। हमने तय किया है कि इसकी जगह हम चाहते हैं कि वो जिस ही भाषा में सोचते हैं पहले उस भाषा में अपने जड़ को लेकर जुड़ाव महसूस करना शुरू करें। जब उनका जुड़ाव होगा तो जो हम चाहते हैं वो मनवांछित परिणाम भी हमें मिलना संभव है। मोटे तौर पे हमने इसलिए हिंदी चुना क्योंकि हिंदी इस देश के बड़े भर की संवाद की भाषा है, और यही वजह है कि हमने अंग्रेजी में नाम भी रखी कि ताकि बड़े वर्ग तक हम पहुंच सकें। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम मैथिली में संवाद के पक्ष में नहीं हैं। यदि आप मैथिल हैं तो भरसक प्रयास अपनी भाषा में संवाद का करें, अपने घर में, अपनी जमीन पर, अपने बाजार में, अपने लोगों के बीच इसे ही संवाद की भाषा बनाइए। अपने जैसों को इसके लिए प्रेरित करिए। बल्कि हम तो इस मंच से आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं इसके माध्यम से हाथ जोड़ के उन सभी लोगों से विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं जो मिथिला के इलाकों में अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, परिवहन का धंधा है, कोई उद्योग है, कुछ भी कर रहे हैं। जैसे बस पे ही नाम होता है, साइन बोर्ड पे नाम होता है, हम देखते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में नाम होता है। हम उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप उस पे मिथिलाक्षर को भी जगह दीजिए। हम जो मिथिला मैथिली के नाम पर संगठन चल रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इस काम का बीड़ा आप उठाइए और यकीन मानिए
ये एक छोटी सी शुरुआत भले लग रही हो, लेकिन इसके लिए ना तो बड़े धन की जरूरत है, ना बड़े संसाधन की आवश्यकता है, ना बहुत लोग चाहिए, पर शायद ही कोई इसका विरोध करे। और ये एक ऐसी शुरुआत हो सकती है जिससे आने वाले कुछ सालों में हम एक बड़ा बदलाव ला पाएंगे। अब सवाल उठता है कि मिथिला क्या है, मैथिल कौन है? ये जो प्रश्न है इसको लेके हमने तय किया है कि हम आने वाले दिनों में 2-4 एपिसोड करेंगे, ताकि जो है इससे सारे तथ्य फैक्ट सामने भी आए और हमारी भी सोचने समझने का दायरा विस्तृत हो कि कैसे मिथिला शब्द का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ, हमारे धर्म ग्रंथों में इसका किस तरह से उल्लेख है, इसके मतलब क्या होते हैं, इसके नाम कैसे बदले, कैसे नदियों की धारा बदलने से इसका स्वरूप बदला, कैसे एक भूकंप आया जिसने पूरे इलाके को जो है सो 2 हिस्सों में बांट दिया, उनके बीच का अटैचमेंट जो है वो खत्म किया, फिर करीब 7 दशक के बाद जो है अब पुल बना है, उससे फिर दोनों का जुड़ाव हुआ है। हम ये बात करेंगे कि अभी जो मौजूदा स्वरूप है मिथिला का वो क्या है। हम सुगौली संधि की चर्चा करेंगे कि कैसे जो है सो एक बड़ा हिस्सा नेपाल को चला गया, और हम यह भी इन संभावनाओं को भी टटोलेंगे कि क्या उन सब चीज़ उस मामले में भी अब कुछ करना संभव है। हम यह भी देखेंगे कि क्या हम अपने विमर्श की प्रक्रिया में उनको भी शामिल कर सकते हैं। ऐसे जो हिस्सा झारखंड में है उसके लिए भी हम देखेंगे कि कैसे क्या करना संभव हो सकता है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम विस्तार से समझेंगे। इसके अलावा हमारा जो मानना है वो है कि लॉ ऑफ मिथिला के तहत जो जमीन आती है, जो दायरे में आने वाले लोग हैं या जिनकी जड़ें लॉ ऑफ मिथिला से जुड़ी हुई है, चाहे वो मैथिली बोलते हों या ना बोलते हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी धर्म के हों, उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, वो सब मैथिल हैं। ये हमारा स्पष्ट मत है। और ये लॉ ऑफ मिथिला है क्या, या इसकी अदालतों ने किस तरह से व्याख्या की है, किन मामलों में की है, जो महत्वपूर्ण मामले हैं जिनको आप दृष्टांत के तौर पे ले सकते हैं, इसको लेकर भी हम एक एपिसोड बनाएंगे और उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम जो आए हैं उसका एक बड़ा मकसद उस नैरेटिव को ध्वस्त करना है, जो नैरेटिव या जो प्रोपगेंडा यह कहता है कि मिथिला जो है वो मधुबनी दरभंगा है, जो मैथिल को ब्राह्मणों तक सिमट के रख देना चाहता है, समेट देना चाहता है। और हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी इस नैरेटिव का हिस्सा मत बनिए। जब कोई कहता है कि मिथिला का मतलब मधुबनी दरभंगा, तो आप भी उत्साहित होकर ये मत कहिए कि हाँ हम असली मैथिल हैं। आप उनके झांसे में आके उनके नैरेटिव को फिर आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर आप इस प्रोपगेंडा में मत जाइए कि देखो दरभंगा को तो एयरपोर्ट मिल गया, एम्स को मिल गया, पूर्णिया की उपेक्षा हो गई, मधेपुरा की उपेक्षा हो गई, कटिहार की उपेक्षा हो गई। वो आपको एक्चुअली चाहते ही हैं कि आप इसी नैरेटिव में उलझे रहे। आप कहेंगे कि इससे किनको फायदा है और क्यों फायदा है, कोई क्यों ये नैरेटिव चाहेंगे। तो इससे देखिए दो तरह की, मोटे तौर पे दो चीजें हैं। एक तो जो है सो इससे मौका मिलता है लोगों को संगठन बनाने का। पूर्णिया के नाम पे बना लिया, सीतामढ़ी के नाम पे, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, तमाम जगहों के नाम पे आप संगठन बना सकते हैं। आप अंगिका बज्जिका के नाम पे संगठन बना सकते हैं। आप हर जगह के लिए किसी मुद्दे को उठा के बना सकते हैं संगठन। हम ये नहीं कहते हैं कि आप मत बनाइए, बनाइए, बनना ही चाहिए। लेकिन क्या है कि इस सब की आड़ में क्या हो रहा है, कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं, अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ऐसे मंच बना रहे हैं, और वो इस नैरेटिव को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि उनका निजी हित जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या है कि इसके राजनीतिक कारण भी हैं, जो वही कारण है जिसके कारण बेनीपट्टी का विधायक और महिषी के विधायक का सुर कभी एक नहीं होता है। वो क्योंकि राजनीति का जो ग्रुप है, जो सत्ता में लोग हैं, जो विपक्ष में है, वो राजनीति तो कभी नहीं चाहेगा ना कि आप एक हो जाएं। जब आप एक हो जाएं तो आप एक बड़ा प्रेशर ग्रुप बन जाएंगे, और जब आप इतने बड़े प्रेशर ग्रुप बन जाएंगे तो आप कल्पना करिए, क्या वो आपके मुद्दों की उपेक्षा कर पाएंगे? क्या वो आपके इलाके का ये पिछड़ापन रह पाएगा? क्या बिहार के दूसरे हिस्से के मुकाबले बजट का आवंटन आपके लिए कम होगा? क्या आपके मुद्दे, आपका विकास उनके एजेंडे में नहीं होगा?
यकीनन होगा, वो मजबूर हो जाएंगे बात करने के लिए, वो मजबूर हो जाएंगे कि आपकी धरोहरों का संरक्षण हो, आपकी संस्कृति की उपेक्षा नहीं हो। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप एक सुर में बात न करें, एक प्रेशर ग्रुप न बने, क्योंकि जैसे ही आप बनेंगे फिर उनके लिए जो है परेशानी खड़ी हो जाएंगी, वो मजबूर हो जाएंगे इस इलाके को एक अलग फोकस में रखने का, उसके लिए काम करने का, उसके साथ भेदभाव नहीं कर पाएंगे वो। इसलिए वो जो है आपको इन तरह चीज़ों में भटकाते हैं और ऐसे नैरेटिव या प्रोपेगेंडा को वो आगे बढ़ाते रहते हैं। तो हमारा सभी लोगों से प्रार्थना है जो दूसरे जगह के हैं, जैसे पूर्णिया में अभी मैं देख रहा था कि मखाना के लिए GI टैग, पूर्णिया मखाना करके, ये आप इन सब झांसों में मत आइए। आप कहिए कि भाई दरभंगा में एम्स और एयरपोर्ट दिया है तो तुमने मिथिला पे एहसान थोड़े किया है। इतना बड़ा इलाका, इतने बड़े लोग, आप सिर्फ ये कैसे कह देंगे कि मिथिला के नाम पे हमने दरभंगा को दे दिया? नहीं, आपको मिथिला के हर शहर में देना होगा अच्छा अस्पताल, आपको मिथिला के हर बड़े शहर में एयरपोर्ट बनाना होगा, आपको मिथिला के हर जिले में स्कूल शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी होगी, आपको मिथिला के हर गांव में सड़कें बनानी होंगी, आपको मिथिला के हर इलाके में रोजगार के लिए चिंता करनी होगी, आपको मिथिला के हर इलाके के जो सांस्कृतिक विरासत बची हुई है उनका संरक्षण करना होगा। और ये आपको करना ही करना होगा। एक कहीं दे दिया वो हम पे एहसान नहीं किया। इसलिए जब भी कोई इस तरह का नैरेटिव को आगे बढ़ो तत्काल उसका विरोध करिए। और हर जगह का मुद्दा मिथिला का मुद्दा है, हर जगह की समस्या मिथिला की समस्या है, हर जगह की खासियत मिथिला की खासियत है, हर इलाके की खासियत या वहाँ जो कुछ खास है वो पूरे मिथिला का है, वो किसी क्षेत्र विशेष का नहीं है। अंगिका और बज्जिका बोलियां तो बदलती जाती हैं, बोलियों बदलने से या नदी के धार बदल लेने से जड़ें नहीं बदल जाती। आप मिथिला से खुद को अलग नहीं बता सकते हैं। तो ऐसा जो तमाम जितने भी प्रयास होते हैं उनका मुखर होकर विरोध करिए। और हम इसीलिए आए हैं और हम भी लगातार इसके खिलाफ खड़े होंगे। अब एक सवाल यह भी है कि क्या हम किसी विचारधारा के तहत आए हैं, किसी संगठन के लिए आए हैं? तो हमारा मानना है कि ऐसी हर विचारधारा जो मानती हो कि विमर्श से समाज में सृजन या राष्ट्र में सृजन के काम संभव हैं और वो इसके लिए विमर्श को प्रोत्साहित करती है, तो हम ऐसी हर विचारधारा से जुड़े हुए हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि हम उसको विचारधारा या विमर्श मानते ही नहीं जो राष्ट्र या समाज में विघटन, विभाजन को प्रोत्साहित करते हो, और हम इनके खिलाफ हैं। सांगठनिक तौर पे हम तो ना कोई संगठन है ना किसी के लिए उस तरह से हमें भ्रम भी है कि हम काम के होंगे। तो हमारा संगठन के मामले में भी उनसे जुड़ाव है जिनके लिए मिथिला और मैथिली जो है वो प्राथमिकता में है। मिथिला और मैथिली की प्राथमिकता का मतलब ये नहीं है कि हमारा जनप्रतिनिधि जो है वो किसी को पाग पहना दे, पाग पहन ले। आजकल तो मखान की माला का चलन आया है कि सबको पहनाना है, वो करे, या वो मैथिली में शपथ ले, या वो अपने कार्यकाल में 2 सवाल मिथिला या मैथिली को लेके पूछ दे या मैथिली में पूछ दे। नहीं, ये तो आपकी ड्यूटी है और वो समझ ले कि उसके कर्तव्य का हो गया मिथिला के प्रति। जो वो मिथिला वाले इलाके से चुन के आया था उसके कारण उसकी यही ड्यूटी बनती थी। नहीं, ये तो आपको करना ही करना है क्योंकि आप उस इलाके से चुने गए हैं और इस करके इतना करके आप इससे बच नहीं सकते। हमारे हर सरोकार आपका मुद्दा हो। तो ऐसा जो जिस संगठन की सोच में है, जो संगठन ऐसे विचार के साथ खड़े होंगे कि मिथिला का विकास, मिथिला की संस्कृति, मिथिला के धरोहर, मिथिला का कैसे मिथिला में खुशहाली बढ़े, उसका पिछड़ापन दूर हो, वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हो, पलायन पे अंकुश लगे, इसको लेके जो संगठन जमीन के साथ पर काम करना चाहते हैं और धरातल पे कुछ करके दिखाना चाहते हैं, हम ऐसे हर संगठन से जुड़े हुए हैं। इसके साथ 2 बातें और हैं। एक है कि हमारे इलाके में कट्टरता बढ़ रही है, खासकर इस्लामी कट्टरता, घुसपैठी भी बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ से स्लीपर सेल के भी लोग पकड़े गए हैं। और यह नहीं है कि यह केवल किसी खास वर्ग विशेष की ही चिंता का विषय है। मुझे याद है मैं जाले में से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा जिसकी छवि सांप्रदायिक कट्टर थी और उसी के समुदाय के लोग मुझे बता रहे थे कि वो उसका विरोध कर रहे थे कि इससे उनकी बदनामी हो रही है। तो कुल मिला के इस तरह की गतिविधियों से मिथिला की बदनामी हो रही है। वहां पर रहने वाले हर
आदमी मैथिल है। जैसे मैंने कहा कि उसकी भाषा कुछ भी हो, उसका धर्म को कुछ भी हो, वो मैथिल ही है। मिथिला की बदनामी हो रही है, मैथिल की बदनामी हो रही है। तो हमें एक साथ मिलके इससे भी लड़ना, इसके खिलाफ भी खड़ा होना है। इसी तरह गांव गांव में धर्मांतरण बढ़ रहा है, खासकर ईसाई धर्मांतरण। हम इस पे भी बात करेंगे, इसका भी विरोध करेंगे, लगातार इससे लड़ेंगे। अब ये दो ऐसे मुद्दे हैं, इसके कारण आप हमें किसी भी पाले में खड़ा कर दें, किसी के साथ भी जोड़ दें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि हम मानते हैं कि ये ऐसे मसले हैं जिन पे आज बात नहीं हुई, आज इन समस्याओं का निदान नहीं ढूंढा गया। तो आज हम जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आने वाले समय में वो गौण हो जाएंगे, वो मुद्दे ही नहीं रहेंगे। हमारे आपके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा। और जब अस्तित्व का सवाल आ जाएगा तो आप कल्पना करिए कि फिर मिथिला की क्या पहचान रहेगी, मैथिलों की क्या पहचान रहेगी, आपकी संस्कृति क्या रह बच जाएगी। तो उसको बचाना है तो जरूरी है कि इस पे आज ही बात करिए। और हम उन लोगों से भी आग्रह करते हैं जो मिथिला वाले इलाके में नहीं रह रहे हैं, अब बाहर रहते हैं, क्योंकि मैंने देखा था अपने रिपोर्टिंग के दौरान कि ये जो धर्मांतरण जो गाँव गाँव हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई आपके गाँव में ही आके लोगों का धर्मांतरण कर रहा है, बल्कि शहरों में एक एक लोगों को वो टारगेट करते हैं, उनको धर्मांतरित करते हैं, फिर वो गांव जाता है या उनके मार्फत वो उनके रिलेटिव्स के यहाँ पहुंचते हैं। और हमें तब फर्क पड़ता है, हमें तब पता चलता है जब पता हमारे इलाके में कोई एक उनका प्रार्थना स्थल शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि अरे यहाँ तो आप सैकड़ों लोग जुटने लगे। नहीं तो आपको तब तक नहीं फर्क पड़ता है। कई लोगों से मैंने पूछा कि आपके बगल में ये एक आदमी धर्मांतरित हो गया, आपको कोई फर्क? बोले नहीं, हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बाद में जब उनके इलाके में ये सैकड़ों की संख्या में सामने आया तो उनको फर्क पड़ने लगा। तो ये जो है ये ना हो, आप भी सतर्क रहिए। बाहर भले ही रहते हैं लेकिन इससे आपका इलाका भी प्रभावित हो रहा है, ये भी ध्यान रखिए। ऐसे लोग जो बाहर रहते हैं उनसे भी हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपनी संपत्ति, अपनी जमीन किसको बेचते हैं या किसी को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं या आर्थिक लाभ आपको मिल सके उसके लिए किसी को देते हैं, तो यह ध्यान रखिए कि आप किसको और किस उद्देश्य से दे रहे हैं। यह देखिए कि जो सामने से आके आपसे मांग रहा है उसके पीछे कोई दूसरे उद्देश्य, छिपे हुए उद्देश्य के साथ तो नहीं खड़ा है। इसकी आप जांच करके ही, पड़ताल करके ही आर्थिक लाभ उठाने के लिए अपनी संपत्ति को बेचना चाहते हैं या मान लीजिए उससे आय करना चाहते हैं, तो ये इस समय आप कृपा करके इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपकी भी जड़ है, आपकी भी जमीन है, आप वहीं से आए हैं। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि कहकर किसी और नाम से लिया गया या सामने कोई और, उसकी आड़ में कुछ और हो रहा था जो धर्मांतरण को बढ़ा रहा था या कट्टरता को बढ़ा रहा था। तो हमारे लिए ये दो बहुत बड़े बिंदु हैं जिस पे हमें लगता है कि काम करने की जरूरत है। अब इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह है कि हम जो है सो बहुत सारे संगठन हैं, हम भी किसी संगठन के साथ चले जाते या तो हम ऐसा क्यों नहीं किए। तो हम एक बात बताना चाहते हैं कि हमारा किसी संगठन से कोई दुराव नहीं है, हम उन सब की सराहना करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई संगठन, किसी ने काम किया होगा ना, जब बंगाल वालों ने विद्यापति की विरासत पे दावा ठोका तो किसी की सोच रही होगी, किसी ने काम किया होगा सांगठनिक स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे, कि विद्यापति स्मृति परस्मारक गांव गांव तक पहुंच गया। आज विद्यापति की विरासत पे कोई अब दूसरा दावा नहीं ठोक सकता। लेकिन हमारा सवाल यह है कि फिर उसके बाद आपने और क्या किया। अब आपने अपने काम को सिर्फ वहीं तक क्यों सीमित कर दिया। आप अपने काम को मिथिला और मैथिली के नाम पे साल में 2 आयोजन भोज भात करने तक ही क्यों सीमित रखना चाहते हैं। तो हम इसलिए आए हैं, हम उन छात्र संगठनों के खिलाफ नहीं हैं या हमारा कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं जिसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन हम इसलिए आए हैं कि अब वो जो उनको समर्थन मिला, अब उसका इस्तेमाल वो वसूली के लिए करेंगे तो हम ये नहीं स्वीकार करेंगे। हमें यह नहीं ठीक लगता है कि दिल्ली एनसीआर से कोई व्यक्ति आए और उसने तय किया कि हम एक रोजगार शुरू करते हैं अपने इलाके में, वो अपने श्रम का पैसा लाता है, लगाता है, और आप चूंकि छात्रों के संगठन है, 10 युवा आपके साथ चलते हैं, आप उससे पैसे की मांग करें और वो पैसा देने से इनकार करे तो एक रात आप उसके उस छोटे से उद्योग पे बम फेंक दें। हम इसका विरोध करने के लिए आए हैं। हम तो चाहते हैं कि ढेर सारे संगठन आए जो मिथिला मैथिली का चिंतन करे, उसके लिए काम कर। इतने क्षेत्र हैं, इतने काम किए जाने की जरूरत है कि संगठन ही नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि खूब आए, ढेर सारे लोग आए, काम कर, लेकिन काम करें।
उसके नाम पे धंधा होगा या उसके नाम पे आप चंदाखोरी करेंगे तो हम विरोध करने के लिए आए हैं, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम अपना ये मंच उन संगठनों को देंगे, ये खुला मंच है कि आप आइए, अपने विचार रखिए, आप यह बताइए कि आप किन चीज़ों में को करने के लिए यहाँ आए थे, आपने क्या पाया, आपको क्या परेशानियां आ रही हैं, ताकि वो समाज के साथ उनका संवाद हो, वो विमर्श हो, फिर उससे अगर उनकी समस्याओं का समाज या हम और आप कोई समाधान बता सकते हैं कि आप ऐसा करें तो ज़्यादा इसके बेहतर नतीजे होंगे, तो वो भी करेंगे। अब इन चीज़ों के बाद अगर वो संगठन नहीं बदलते हैं, उनके काम में करने के तरीके में नहीं बदलाव आता है, तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो उसके नेतृत्व में सामर्थ्य नहीं है या फिर उनकी नीयत में खोट है। अगर नेतृत्व में सामर्थ्य नहीं है तो हम उनको बताएंगे कि देखिए, आप ने जो अब तक किया उसके लिए आपका धन्यवाद, हम अभिनंदन करते हैं, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है, तो आप ये जगह खाली कर दीजिए। दूसरे लोग हैं जो करना चाहते हैं, उनमें सामर्थ्य भी है, वो सक्षम भी हैं, उनको मौका दीजिए। या नहीं, अगर उनमें सामर्थ्य है फिर भी नहीं हो रहा है तो उनकी नीयत में खोट है, तो हम उनको कहेंगे कि आप या तो खुद से इस दुकान पर शटर गिराइए या फिर नहीं तो हम मैथिल आपकी दुकान का शटर गिरा देंगे। ये नहीं चलने वाला है। तो हम इसके लिए भी आए हैं कि, और इसलिए हम जो है सो किसी संगठन के न विरोध में खड़े हैं न साथ में खड़े हैं, हम सबके लिए खड़े हैं। जो मिथिला मैथिली के लिए खड़े हैं उनका ये मंच है, और वो आए, वो बात करें और अपनी बात रखें। अगर उनको हमसे कहीं सहयोग की अपेक्षा है तो हम विमर्श के माध्यम से किस तरह की उनकी मदद कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। अब एक सवाल है कि हम जो ये पूरी शुरुआत हमने की है उससे हम क्या हासिल कर लेंगे। तो यह बात तो तय है कि हम आपके लिए एम्स नहीं ला सकते हैं, यह बात तय है कि हम आपके लिए उद्योग धंधे नहीं लगाएंगे, हम आपकी कहीं पैरवी नहीं करेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि यदि आप मानते हैं कि विमर्श से चीज़ें बदलती हैं, विमर्श से इलाकों की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरती है, विमर्श से रोजगार आते हैं, विमर्श से खुशहाली समाज में आती है, दुनिया में कहीं भी आई हो, तो हम विमर्श का वो माहौल तैयार करेंगे जिससे यह सब कुछ मुमकिन हो सके। और ये मुमकिन कैसे होगा? एक तरफा संवाद से नहीं होगा। आने वाले दिनों में हम जब विभिन्न पहलुओं को टटोलेंगे तो उसके लिए काम करने वाले लोगों को भी लेकर आएंगे, और ऐसी बातें नहीं करेंगे जिनका कोई साक्ष्य या आधार नहीं हो। हम आपके सामने वो साक्ष्य भी रखेंगे। हम ये आपसे नहीं कहेंगे कि मैं ये जो बात कह रहा हूँ इसका प्रमाण आपको दरभंगा महाराज ने एक लाइब्रेरी बनाई है, उसमें एक किताब रखी है, वहाँ मिलेगी। अगर है ऐसा प्रमाण तो हम जाएंगे, वो आपके लिए लेकर आएंगे, दस्तावेज सामने रखेंगे, हाँ जी देखिए ये है, ताकि आपके भी सोच का दायरा बढ़े और फिर हम एक ऐसे जगह पे पहुंच सके जहां से कुछ सार्थक नतीजे हासिल कर सके। क्योंकि हम नहीं चाहते कि पलायन और रोजगार का मतलब इसी पे सिमटा रहे कि चीनी मिल बंद है, पेपर मिल बंद है, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। हम मानते हैं वो तो हकीकत है, वो बंद हो गया, अब उसके आगे क्या, इसका रोड मैप क्या है, वो कैसे संभव होगा। हम इन सब चीजों के लिए आए हैं, और हमारा मानना है कि अगर आप मानते हैं कि ये विमर्श से संभव है, इस चीजों में विमर्श का भी कुछ योगदान होता है, तो हम वो करके दिखाएंगे, वो हमारा संकल्प है। हाँ, आप हमें भेजिए कि किन चीज़ों पे बात होनी चाहिए, आपको जो लगता है कि ये इस पे होना चाहिए चर्चा, इस पे हम बात कर सकते हैं, ये तथ्य है, वो हमें भेजिए। हाँ, ये जरूर बात है कि हमारी टीम इतनी बड़ी नहीं है, हमारे पास इतना बड़ा संसाधन नहीं है कि हम आधे घंटे बाद आपको उसका जवाब दे दें या आपसे वादा कर सके कि 2 दिन बाद हम उस पर कोई कार्यक्रम कर लेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि हम, अगर वो मिथिला के हित का विमर्श है तो हम उस पर बात करेंगे ही करेंगे, उसको चर्चा में लाएंगे ही लाएंगे। इसी से एक जुड़ा सवाल है, क्या हम मिथिला राज्य के साथ हैं? ईमानदारी से कहूँ तो इसको लेके हमारी सोच स्पष्ट नहीं है। हमें यह नहीं पता है कि ये समस्या का हिस्सा है या समाधान का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि इस पे बात हो, लगातार बात हो, और उससे हम एक नतीजे पे पहुंचे। अगर मिथिला राज्य ही हमारी समस्या का समाधान है तो हम इसके साथ हैं। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अलग राज्य से ही सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है? ऐसा मेरे सामने नज़र में तो कोई मॉडल नहीं है जो इस बात को की गारंटी देता हो कि जी हाँ 100% यही इलाज है। तो फिर अगर ये इलाज है, अगर मान लीजिए मिथिला राज्य ही इलाज है, तो फिर हमारे यहाँ उसका फायदा हो, उसका मॉडल कौन होगा? क्या मॉडल हो सकता है?
हम कैसे अपनी योजनाओं को जमीन पे उतारेंगे, इन सब पे ये हम जब इस डिमांड को लेके जाएं, इसके लिए लड़ाई लड़ें, उससे पहले हमारे पास इसका स्पष्ट खाका हो, जो हर मैथिल के दिमाग में स्पष्ट हो। फिर तो हम यह भी देखेंगे कि जो हमारे जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं वो इससे सहमत हैं कि नहीं। फिर तो हम ऐसे जनप्रतिनिधि पहले सदन में भेजेंगे ना जो इसके साथ सहमत हो, जो हमारे रोड मैप को लेकर जो है सो उनकी निष्ठा हो और उनको पता हो कि हम ऐसे उतारेंगे। तो ये हम इसको लेके भी हमारा स्पष्ट मत है कि विमर्श से हम जिस दिशा में आगे बढ़ेंगे वह उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे, उसी के साथ हम रहेंगे। और फिर उसके आगे के जो बड़े सवाल हैं उसके लिए जो डिमांड मतलब मांग के लिए आंदोलन या किसी तरह की लड़ाई लड़ने से पहले वो पूरा हम स्पष्ट खाका खींच लेना चाहते हैं अपने दिमाग में भी, और जो मैथिल हैं उनके दिमाग में भी खींच देना चाहते हैं। इसके अलावा हम ये जो आज का जो हमारा ये है उसको अब हम समापन करने की प्रक्रिया में हैं, अंतिम दिशा में हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप जो है सो लगातार हमको मार्गदर्शन देते रहिए कि हम कैसे इस चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में यदि संभव हो पाया तो हम ज़मीन पे जाके भी ये चीज़ें आपके सामने लाएंगे, वहीं से कार्यक्रम भी करेंगे। हम आपको समाचार नहीं दे पाएंगे और उसके लिए आपके पास साधन भी बहुत हैं। यहाँ तक कि मैथिली में भी अब यूट्यूब चैनल वगैरह हैं जो आपको अपने इलाके की, जगह की या मिथिला की खबरें देते हैं। लेकिन हाँ, हम उन समाचारों पर या उन पक्षों पर जरूर चर्चा करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया की या सोशल मीडिया की, मतलब ये एक मजबूरी होती है मीडिया की, जिसको आप समझिए, जिसके कारण वो उस पर बात नहीं कर पाते हैं। या जो बड़े मुद्दे हैं, जो एक घटना है लेकिन वो पूरे मिथिला से जुड़ा हुआ है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे अभी आपके संज्ञान में होगा कि बेनीपट्टी में एक अविनाश झा नाम के लड़के की युवा पत्रकार था, उसकी स्वास्थ्य माफियाओं द्वारा कथित तौर पे हत्या कर दी गई। वैसे इसको लेकर अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, पर यह तो स्पष्ट है कि वो उसके कारण वो आरटीआई वगैरह डालता था, कुछ स्वास्थ्य माफियाओं पर कार्रवाई हुई, कुछ लोगों पे होने वाली थी। यह भी स्पष्ट है कि वो लापता हुआ था और बाद में उसकी लाश मिली, जली हुई लाश मिली, मतलब उसकी हत्या हुई है। लेकिन यह लोगों को नहीं पता है कि उसकी हत्या कैसे की गई, उस हत्या की असली वजह क्या थी। उस हत्या को जिम्मेदार मतलब 5 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन पुलिस पे सवाल इसलिए कर क्योंकि पुलिस पहले इसको प्रेम प्रसंग का मामला देना चाहती थी। तो कई सवाल हैं कि उसको कहाँ ले जाया गया, कहाँ मारा गया, कैसे मारा गया, फिर जहाँ से उसकी लाश मिली वहाँ कैसे ले जाएगा। ये सब तमाम अनुत्तरित सवाल हैं जो हमारे इलाके में बिगड़ती कानून व्यवस्था को भी बताते हैं। वो ये सिर्फ आप एक इलाके की समस्या के तौर पर मत देखिए, इससे यह भी पता चलता है कि हमारे इलाके में कैसे स्वास्थ्य माफिया सक्रिय है और कैसे हमारे यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो कितनी ढीली है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं कैसे इन मुद्दों के प्रति वो जागरूक नहीं है, उनके लिए ये सब मायने नहीं रखते। तो ऐसे जो मुद्दे होंगे उन पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि इसी थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले आपको ध्यान होगा कि होली के समय में एक सामूहिक हत्याकांड हुई थी। उसके बाद उसमें जाति का कोण ढूंढ के पूरे देश से लोग पहुंचे थे। लेकिन आज उस पीड़ित परिवार की स्थिति यह है कि आप बात करेंगे तो बताएंगे कि उस समय उनसे जो वादे किए गए थे उसमें से अधिकांश पूरे ही नहीं किए गए। जो लोग हत्या के समय या उस हत्या में शामिल बताए जाते हैं वो उन सभी लोगों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। कुछ ऐसे लोग इस मामले में जेल में बंद हैं जो उस दिन या उस समय थे ही नहीं, वो कहीं बाहर अपने रोजी रोजगार में लगे हुए थे। वैसे ये हम सबके संज्ञान में है कि हमारे इलाके में इस तरह की घटना होती है, कभी केस होता है तो ऐसे लोगों के भी नाम डाल दिए जाते हैं जो नहीं रहते हैं। अगर आपकी उनसे पहले से अदावत चल रही हो या आपको लगता है कि ये उस तरफ का है तो डाल देते हैं। लेकिन इसी के लिए तो कानून व्यवस्था है ना, इसी के लिए तो प्रशासन है ना, वो जांच करके अभी तक तो इन लोगों को। लेकिन आप इतने महीनों के बाद देखिए तो उस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। जो कार्रवाई हुई उसमें हो हल्ला हो, उसके बाद नहीं हुआ। तो ये सब सिर्फ घटनाएं नहीं है और ये आप मीडिया में इन चीज़ों की चर्चा नहीं है, ये सब बताते हैं कि जो हमारी जमीन पे क्या क्या समस्याएं हैं। तो फिर हम इन पे बात करेंगे और देखेंगे कि हम इसके समाधान के लिए चीज़ें बदले, इसके लिए कैसे काम कर सकते हैं, इसके लिए जो लोग कहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं उसको कैसे एक साथ जोड़ सकते हैं, एक एजेंडा के साथ कैसे ला सकते हैं ताकि ज़मीन पे नतीजे लोगों को देखने को मिले। तो ये कुल मिला के हमारे आने का जो है सो मकसद है। इन्हीं सब सोच के साथ हम आए हैं।
हर रविवार अभी हम आएंगे। हमने यह भी कोई ऐसी हमारी प्रतिबद्धता नहीं है रविवार रात 9 बजे के साथ ही। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा दिन या कोई दूसरा समय हो चुना जाए, तो आप हमें कह सकते हैं, हम वैसा भी कर सकते हैं। अभी हमने सोचा कि रविवार का दिन अमूमन ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, रात 9 बजे का वक्त होता है, तो लोगों के लिए ठीक रहेगा, इसलिए हमने यह समय चुना है। तो इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप भले ही जो मिथिला के इलाके हैं वहाँ रह नहीं रहे हों, आपकी ज़मीन, आपकी जड़ें वहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो आप कृपा करके, और आप गैर मैथिल भी हैं, तो आप अपनी जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें से कुछ समय निकालिए, उस समय निकालिए मिथिला के लिए, हमारी चीज़ों को जानने के लिए, हमारी समस्याओं का कैसे समाधान हो, इस विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए। और क्योंकि अगर आप एक इलाके को उपेक्षित छोड़ दें, अगर आप मैथिल भी हैं और आप कहीं आके समृद्ध हो गए और वो इलाका पिछड़ा हुआ है, तो आपका विकास पूर्ण नहीं है। इसी तरह से जो गैर मैथिल हैं वो देश का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी संस्कृति उपेक्षित रह जाए, पिछड़ी रह जाए, तो देश का विकास नहीं माना जा सकता। तो ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है, एक राष्ट्र के तौर पे, एक समाज के तौर पे, एक मैथिल होने के नाते, एक भारत का नागरिक होने के नाते। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी अपने चिंतन प्रक्रिया में इसको शामिल करिए। हम भी अब हमने जो बातें कही हैं, आपको लगे कि हम कहीं भी उससे भटक रहे हैं, तो आप हमारे चौकीदार बनिए, पहरेदार बनिए। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, हमें टोकिए, हमें बताइए कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं, आपकी दिशा ये थी, आप भटक गए हैं, आप इस दिशा की ओर बढ़िए, आप ऐसा करिए। हमें भी आप लोग जो है गाइड करते रहिए, हमें अपने विचारों से अवगत कराते रहिए। हम अभी शुरुआत में कोशिश करेंगे कि हर रविवार रात 9 बजे, अब अगले रविवार से एक एक मुद्दे एक एक करके उठाते जाएं, और उससे जुड़े फैक्ट, उससे जुड़े लोग आपके सामने लाएं, और चीज़ों को समेट के आपके सामने रख सकें। आज के लिए जो है मुझे आप दीजिए इजाज़त। जय मिथिला, जय मैथिली, सभी लोगों का धन्यवाद।